हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पीपीटी वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ संजय रामपाल। बगैर समय गवाए करते हैं फटाफट देश विदेश भारत की अहम खबरों की तरफ रुख। वार शुक्रवार 29 मार्च 2024 को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस तिथि पर चंद्रमा तुला राशि में मौजूद रहेंगे। 29 मार्च 2024 को चैत्र माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस तिथि पर विशाखा नक्षत्र और वज्र योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त 11:54 से लेकर 12:43 तक है। राहुल काल 10:47 से 12:18 तक रहेगा। चंद्रमा तुला राशि में मौजूद रहेंगे। सोने चांदी में आई जबरदस्त तेजी, देखें कितना महंगा हुआ गोल्ड। मिस्ड कॉल लगाकर जाने सोना चांदी का भाव। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की छुट्टियों शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं करता। आपको 22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का रेट जानना है तो 98556643 पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं। मिस्ड कॉल के बाद कुछ समय में आपको SMS के जरिए रेट्स मिल जाएगा। गुरुवार को मुंबई स्थित भारतीय शेयर बाजार का सूचकांक सेंसेक्स 1000 की बढ़त के साथ 74,000 के पार पहुंच गया और दिन के अंत में 73,635.48 बंद हुआ। कंपनियों के शेयरों में भी तेजी देखी गई है। BSE पर आधे से ज्यादा शेयर बढ़त में रहे। विश्लेषकों ने निफ्टी के वित्तीय वर्ष 2023-24 में उच्च स्तर को छूने और आगे बढ़ने की संभावना जताई। DII ने बाजार में भारी निवेश किया जिससे बाजार मजबूत हुआ। पश्चिमी बंगाल में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धनराशि के उपयोग पर श्वेत पत्र जारी करने को लेकर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच विवाद हो गया। तृणमूल के अभिषेक बनर्जी ने केंद्र पर चुनौती स्वीकार न करने का उपहास किया, जबकि भाजपा समीक भट्टाचार्य ने तृणमूल पर आरोपों की अविश्वसनीयता का दावा किया। दोनों दल एक दूसरे पर धन के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। देखिए पूरी खबर हम आपको बताते हैं, जाइएगा नहीं। आपको बता दें कि मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत धनराशि और उसके कार्यान्वयन पर श्वेत पत्र जारी करने को लेकर पश्चिमी बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग छिड़ गई है। यह सब तृणमूल महासचिव और पार्टी के लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी के एक्स पर एक पोस्ट के शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने 2021 में राज्य में चुनाव होने के बाद से इन दो योजनाओं पर श्वेत पत्र जारी करने की उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं करने के लिए केंद्र सरकार का उपहास किया। बनर्जी ने पोस्ट में लिखा है, लगभग 2 सप्ताह और 350 घंटे हो गए हैं। भाजपा पश्चिमी बंगाल में 2021 में अपनी हार के बाद मेरी चुनौती को स्वीकार करने और आवास प्लस और मनरेगा पर श्वेत पत्र जारी करने से कतरा रही है। बंगाल इंतजार कर रहा है, पूर्ण जवाबदेही के अलावा कुछ नहीं। तृणमूल नेता की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के राज्यसभा सदस्य समीक भट्टाचार्य ने सवाल किया है कि क्या राज्य सरकार या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में राज्य में इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर श्वेत पत्र जारी करने का साहस है। भट्टाचार्य ने कहा, पूरा तृणमूल नेतृत्व अनजान है। वे बार बार वही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके आरोपों में कोई दम नहीं। राज्य की जनता अब ऐसे आरोपों पर विश्वास नहीं करती। दोनों योजनाएं पिछले कुछ समय से केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक विवादास्पद मुद्दा बनी हुई है। तृणमूल ने केंद्र पर इन परियोजनाओं के तहत राज्य सरकार को मिलने वाले केंद्रीय धन को जानबूझकर रोकने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा सत्तारूढ़ दल पर पहले जारी की गई 2 योजनाओं के तहत धन के उपयोग में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। तमिलनाडु के मैतूर में 65 वर्षीय टायर मरम्मत दुकान के मालिक के पंदराजन अपनी पिछली 238 हारों से अविचलित होकर अपने 239 में चुनाव के लिए तैयार है। चुनाव किंग के नाम से प्रसिद्ध पंदराजन 1988 से विभिन्न चुनाव में भाग ले रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जैसे उच्च प्रोफाइल राजनीतिज्ञों के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। वे जीत की तुलना में भागीदारी को
अधिक महत्व देते हैं और अपनी हार को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। इस वर्ष वे धर्मपुरी जिले में लोकसभा चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं। अपने अनूठे रिकॉर्ड को जारी रखते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका की टिप्पणी को अनावश्यक और अस्वीकार्य कहा है। एक प्रेस वार्ता में MEA ने भारत के कानून के शासन और इसकी स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर जोर दिया है, यह कहते हुए कि भारत की कानूनी और चुनावी प्रक्रियाओं पर भारी राय अनावश्यक है। MEA की प्रतिक्रिया अमेरिका की राज्य विभाग द्वारा केजरीवाल के मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानून प्रतिक्रियाओं की मांग के बाद आई है। MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपसी सम्मान और भारत की न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाओं की बाहरी प्रभाव से सुरक्षा की महत्वपूर्णता पर बल दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपने पति की सेहत को लेकर चिंता जताई है, जो वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में है। दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पति अस्वस्थ हैं और उन्हें परेशान किया जा रहा है। 21 मार्च को दिल्ली की शराब नीति से संबंधित एक कथित भ्रष्टाचार मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और शुरुआत में 28 मार्च तक उन्हें हिरासत में रखा गया था। अब उनकी हिरासत को 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। सुनीता केजरीवाल ने चेतावनी दी है कि जनता अपने मुख्यमंत्री के साथ हो रहे व्यवहार का जवाब देगी और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाइयों को उत्पीड़न का एक रूप भी बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को ED प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में 1 अप्रैल तक रखने का आदेश दिया है। ये निर्णय उनके 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद आया है, जो कि एक कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में थी। विशेष CBI जज कावेरी बाविजा ने यह फैसला केजरीवाल की पिछली 6 दिनों की ED हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद लिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ याचिका के बावजूद दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत प्रदान नहीं की, केवल उनकी चुनौती पर नोटिस जारी किया है। बीजू जनता दल BJD के पूर्व सांसद भर्तृहरि मेहताब और सिद्धांत महापात्रा ने आम चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी BJP का दामन थाम लिया है। मेहताब ने 21 मार्च को BJD की दिशा से असंतुष्ट होकर अपना इस्तीफा दिया और धैर्य की सीमा का हवाला दिया। उसी दिन BJP ने आगामी लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में BJD के साथ किसी भी गठबंधन से बचने की अपनी मंशा जाहिर की है। ODS सिनेमा के स्टार महापात्रा ने पहले बेहरामपुर BJD के सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। मुंबई में अभिनेत्री श्याम थारूट ने प्रभु अमेरिकी सीरीज सिटाडेल के भारतीय संस्करण सिटाडेल हनी पर बनी करते समय अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान उनकी ताकत 50% से कम हो गई थी और उन्हें कैलोरी की कमी भी बनाए रखनी पड़ी। ऑटो इम्यून बीमारी मायोसाइटिस के चलते 1 साल का ब्रेक लेने के बाद यह उनके लिए कठिन समय था। सिटाडेल हनी बनी का निर्माण राज डीके ने किया है और इसमें सिकंदर खैर, KK मेनन, साकिब सलीम और अम्मा कैनिंग भी काम कर रहे हैं। पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिल्म लाइन से जुड़े श्याम थारूट प्रभु ने अमेरिकी सीरीज सिटाडेल के भारतीय रूपांतरण सिटाडेल हनी बनी पर काम करने के बारे में खुलकर बात की। अभिनेत्री ने कहा कि जब वह प्रशिक्षण ले रही थी तब वह कमजोर थी और उसकी ताकत 50% तक कम हो गई थी। उन्होंने कहा कि सिटाडेल के लिए प्रशिक्षण के दौरान मैं सबसे कमजोर स्थिति में थी। इसके अलावा मुझे कैलोरी की कमी भी बनाए रखनी थी क्योंकि मैं अपने शरीर को ठीक करने के लिए पर्याप्त समय देने की कोशिश कर रही थी। ऑटो इम्यून बीमारी मायोसाइटिस का पता चलने के बाद 1 साल का ब्रेक लेने वाली सामंथा ने कहा, मेरी ताकत 50% कम हो गई।
यह एक लंबी प्रक्रिया थी और यह काफी कठिन थी। सिटाडेल हनी बनी राज और डीके द्वारा बनाई गई है। इसमें सिकंदर खैर, के मेनन, साकिब सलीम और एमा कैनिंग भी है। पटना लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन के अंतिम तिथि पर एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों सहित कई उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। गया से जीतन राम मांझी और राजद के कुमार सर्वजीत, नवादा से भाजपा के विवेक ठाकुर और महागठबंधन के स्वर्ण कुमार कुशवाहा, जुमई की राजद अर्चना रविदास और लोक जपा के अरुण भारती और औरंगाबाद से सांसद के अभय कुशवाहा ने नामांकन किया। अभी आपको पूरी खबर हम बताते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन भरने के आखिरी दिन गुरुवार को विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों से एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों के अलावा कई अन्य उम्मीदवारों ने भी नामांकन का पर्चा दाखिल किया है और संसदीय क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षण जीतन राम मांझी तथा राजद प्रत्याशी कुमार सर्वजीत ने पर्चा दाखिल किया। मांझी के नामांकन के दौरान बिहार एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने गांधी मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इधर नवादा संसदीय क्षेत्र से एनडीए की ओर से भाजपा विवेक ठाकुर ने और महागठबंधन की ओर से स्वर्ण कुशवाहा ने नामांकन दाखिल किया। राजद से टिकट नहीं मिलने से नाराज विनोद यादव और भोजपुरी गायक गुज्जन सिंह ने भी नवादा से बतौर निर्दलीय नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। जमुई से राजद की अर्चना रविदास और एनडीए की ओर से लोजपा के अरुण भारती ने नामांकन दाखिल किया। इसके बाद एनडीए के नेताओं ने एक चुनावी सभा को भी संबोधित किया। राजद के नेता अभय कुमार कुशवाहा ने औरंगाबाद से नामांकन दाखिल किया। पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए आज नामांकन की अंतिम तिथि। पहले चरण में बिहार की गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई सीटों पर चुनाव होना है। महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री और एनसीपी नेता दिलीप वालसे पाटिल को बुधवार रात अपने पुणे स्थित आवास पर गिरने के कारण हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और डॉक्टरों ने उन्हें कुछ समय के लिए आराम की सलाह भी दी है। वालसे पाटिल ने आश्वासन दिया है कि वे जल्द ठीक ठाक होकर सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहेंगे। उनकी अनुपस्थिति सिरूर लोकसभा सीट के उम्मीदवार शिवाजीराव अधलराव के प्रचार में महत्वपूर्ण हो सकती है। पूरी खबर के साथ हम आपको महाराष्ट्र से जोड़ते हैं। महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री और राकपा एनसीपी नेता दिलीप वालसे पाटिल बुधवार रात अपने पुणे स्थित आवास पर गिर गए। हड्डी फ्रैक्चर होने की वजह से मंत्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको आराम करने की भी सलाह दी है। पाटिल ने पुणे रवाना होने से पहले बुधवार को एक बैठक की थी। ऐसी संभावना है कि मंत्री कुछ दिनों के लिए एक्शन से बाहर रहेंगे। दिलीप वालसे पाटिल ने गुरुवार को एक्स पर लिखा, कल यानी बुधवार रात आवास पर गिरने के कारण मुझे फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर की सलाह से इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने कुछ समय के लिए आराम की सलाह दी है। जल्द ही ठीक हो जाऊंगा और आपके साथ सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहूंगा। फ्रैक्चर होने से मंत्री काफी चिंतित हैं। पार्टी शिरूर लोकसभा सीट के उम्मीदवार शिवाजीराव अधलराव के लिए प्रचार के दौरान उनकी मौजूदगी काफी महत्वपूर्ण है। यह अभियान 2 दिन पहले पार्टी प्रमुख अजीत पवार की मौजूदगी में शुरू किया गया था। झारखंड के दुमका में 12वीं की छात्रा को जिंदा जलाने के मामले में शाहरुख हुसैन और मोहम्मद नईम अंसारी को स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 23 अगस्त 2022 को घटित इस वारदात में छात्रा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी। गंभीर हालत में उसे ऋषित रांची ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। आरोपियों को 19 मार्च को दोषी पाया और 51 लोगों की गवाही के बाद सजा सुनाई गई। आइए आपको ये पूरी खबर से जोड़ते हैं। झारखंड के दुमका में 2022 में 12वीं की छात्रा
पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की बहुचर्चित कांड दोनों आरोपियों शाहरुख हुसैन और मोहम्मद नईम अंसारी और छोटू को जिले के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। उल्लेखनीय है कि यह वारदात 23 अगस्त 2022 को दुमका शहर के जुरुवाडीहा में हुई थी। आरोप है कि अपने घर में सोई 12वीं की नाबालिग छात्रा पर शाहरुख हुसैन और छोटू उर्फ नईम ने खिड़की से पेट्रोल उधेड़कर आग लगा दी थी। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए रिम्स रांची ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। उसने अपने फर्द बयान में आरोपियों का नाम लिया था। इनमें से एक आरोपी शाहरुख उस पर जबरन बातचीत करने का दबाव डालता था। इनकार करने पर उसने अपने साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में स्पीडी ट्रायल में कुल 51 लोगों की गवाही हुई और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। इसके आधार पर प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेषज्ञ न्यायाधीश पॉक्सो रमेश चंद्रा की अदालत ने गत 19 मार्च को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। आज सजा के बिंदु पर बहस के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। बता दें कि इस मामले की गूंज पूरे देश भर में सुनाई दी थी। झारखंड हाई कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया था। हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 23 गेंदों में 63 रन बनाकर अपनी टीम को पहली जीत दिलाई है। उन्होंने अपने माता पिता की उपस्थिति को इस प्रदर्शन का श्रेय दिया। अभिषेक ने ट्रेविस हेड के साथ बल्लेबाजी का आनंद लिया और हेनरिक क्लासेन के साथ मिलकर टीम के प्रभुत्व को बढ़ाया। उनकी पारी में आईपीएल इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ने वाले मैच में योगदान दिया, जिसमें 38 छक्के लगे और कुल 523 रन बने। मुंबई के महबूब स्टूडियो में अमर सिंह चमकीला के ट्रेलर लॉन्च पर पंजाबी अभिनेता दिलजीत दोसांझ निर्देशक इम्तियाज अली की प्रशंसा से अभिभूत होकर आंसू बहा बैठे। इम्तियाज ने दिलजीत के अभिनय की सराहना करते हुए कहा कि उनका सफर अभी शुरू हुआ है और नेटफ्लिक्स के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने गायक अभिनेताओं को कास्ट करने की महत्ता पर बल दिया। यह खुलासा करते हुए दिलजीत और सह कलाकार परिणीति चोपड़ा ने फिल्मांकन के दौरान लाइव गाया। फिल्म जिसका निर्माण मोहित चौधरी, सेलेक्ट मीडिया होल्डिंग्स, एलएलपी, सारेगामा और विंडो सीट फिल्म्स ने किया है और जिसका संगीत सारेगामा पर है, 12 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और उनकी पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर अब एक बेटी के माता पिता बन गए हैं। यह खुशखबरी भगवत मान ने अपने ट्विटर के माध्यम से साझा की, जहां उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त की और बताया कि मां और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। बच्ची का जन्म लुधियाना के फोर्टिस अस्पताल में हुआ। इससे पहले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान मान ने बताया था कि वे मार्च में एक बच्चे की उम्मीद कर रहे थे और जोर दिया था कि उन्हें बच्चे के लिंग की जानकारी नहीं है और वे एक स्वस्थ आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह मान की दूसरी शादी है, उससे पहली शादी से 2 बच्चे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के घर खुशियां आई हैं क्योंकि उनकी पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने एक बेटी को जन्म दिया है। भगवत मान ने यह खबर सोशल मीडिया पर साझा की और बताया कि मां और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर बधाइयों की बौछार हो रही हैं। मान ने डॉक्टर कौर से पिछले साल 7 जुलाई को शादी की थी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के कई नेता भी शामिल हुए थे। पीएलआर चैम्बर्स के संस्थापक साझेदार सुहान मुखर्जी से प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम उल्लंघन मामले में पूछताछ की है। उनकी पूछताछ निलंबित लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा के साथ उनके संबंधों के कारण हुई, जिन पर वर्तमान में ईडी की नजर है। मुखर्जी, जो सरकार को सलाहकारी भूमिकाओं और पश्चिमी बंगाल के लिए उच्च प्रोफाइल मामलों में वकील के रूप में जाने जाते हैं। मई 2023 में मोइत्रा के खिलाफ दायर एक शिकायत में उनका नाम सामने आया था।
शिकायत में मोइत्रा पर 2019 के चुनावी हल्फनामे में एक वित्तीय सलाहकार कंपनी में अपने शेयरों का खुलासा न करने का आरोप था, जिसमें उनके घोषणाओं और कंपनी के 2010 से 22 तक के रिकॉर्ड्स में विसंगतियां थी। मुखर्जी 2009 में इस कंपनी के निदेशक हैं, जो पद उन्होंने अपने पिता के साथ साझा किया। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के वार्षिक वैज्ञानिक सत्र में प्रस्तुत एक नए अध्ययन के अनुसार 7 घंटे से कम सोने से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ सकता है। शोधकर्ताओं ने 6 देशों के 1 मिलियन से अधिक लोगों पर किए गए 16 अध्ययनों का डेटा विश्लेषण किया, जिन्हें पहले उच्च रक्तचाप नहीं था। उन्होंने पाया कि कम सोने की अवधि उच्च रक्तचाप से जुड़ी हुई थी। यहां तक कि उम्र, लिंग और जीवन शैली जैसे कारकों को ध्यान में रखने के बाद भी 5 घंटे से कम सोने वालों के लिए जोखिम और अधिक था। अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ताओं कावे हुसैनी ने जोर दिया कि हालांकि लंबे समय तक सोना निश्चित रूप से बेहतर नहीं है, 7 से 8 घंटे सोना दिल के स्वास्थ्य के लिए आदर्श हो सकता है। अध्ययन ने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ सोने की पैटर्न पर चर्चा करने की सलाह दी है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी नींद एपनिया के कारण बाधित हो सकती है।